जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ। आप हैं किसान पाठशाला में। हम हैं गांव पूरनपट्टी, तहसील चुनार और जिला मिर्ज़ापुर। मेरे साथ है आज भारत के उभरते हुए बहुत ज़बरदस्त एग्रोनॉमिस्ट और सितारे गणेश किसान। उनको मैं लेके आया हूँ स्पेशल रिक्वेस्ट करके उत्तर प्रदेश में आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कुछ स्पेशल सीखने के लिए मिले। हमारी कुछ R&D चल रही है उत्तर भारत में कि उत्तर भारत में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड की जो नीचे वाली बेल्ट है उसमें आप बेहतरीन और बढ़िया शानदार कम पैसे में कैसे केला ले सकें। आप महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पे अगर केला करेंगे, वही सेम रेसिपी यहाँ पे चलाएंगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए यहाँ की रेसिपी थोड़ी अलग है, हम उसको सीख रहे हैं, कर रहे हैं और लाखों किसान उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी दौर में हम आज पहुँचे हैं चुनार में, मनोज जी के यहाँ पे। मनोज जी का मोबाइल नंबर और मनोज जी का जरा परिचय करवा दीजिए आप। मनोज कुमार सिंह, ग्राम पूरनपट्टी, चुनार, मिर्ज़ापुर। 9452823703 मोबाइल नंबर। अगर आपको कोई भी किसी तरह की यहाँ की मदद चाहिए तो मनोज जी किसान पाठशाला के प्रतिनिधि हैं यहाँ के और बहुत उन्नत और शानदार खेती कर रहे हैं। इस क्षेत्र को केला देने का काम मनोज जी ने किया है। ये गिफ्ट रहेगा और मनोज जी यहाँ पे केले के साथ अमर रहेंगे। लोग याद रखेंगे कि मनोज जी लाए थे। मनोज जी के भाई हैं पंकज जी, बहुत शानदार। उन्होंने उनका प्लॉट हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया। बहुत शानदार उन्नत खेती कर रहे हैं। आप उनके पास आइए, ऐसे लोगों से सीखना है। अहंकार को घर रख के आओ और यहाँ खाली होके आओ, फिर उसको भर के लेके जाओ। यहाँ से भरे हुए घड़े में पानी नहीं भरता है, खाली में जाएगा। तो अभी हमारे कुछ मित्रों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब देंगे और किसान पाठशाला को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बाकी आइए। हाँ भैया, राहुल भैया, आप कह रहे हैं रेवा प्लस के बारे में। अच्छा, मतलब प्लस और G9 ये क्या है, सिस्टम क्या है? रेवा प्लस और G9 में क्या अंतर है? क्या अंतर है और इसकी साइकिल कितनी है? सारे सवालों का जवाब एक ही मान जाएगा, बस सब सुन लीजिए। जब आप कोई भी टिश्यू पौधे का जड़ एक बोतल में रखते हैं, उसके अंदर कुछ मीडिया डाला जाता है, सुक्रोज डाला जाता है और उसको डालने के साथ उसको डालने के साथ साथ आप जब उसको बोतल में रखें तो 28 दिन के बाद उसमें से जर्मिनेट होते हैं पौधे और 1 से 3 बनते हैं, कहीं कहीं 2 भी बनते हैं, कहीं कहीं 4 भी बनते हैं। फिलहाल आप एवरेज मानिए 1 से 3। अब उन 3 को अलग अलग किया जाता है। उसके लिए साइंटिस्ट लगे होते हैं। अंदर एक बहुत बड़ी लैब बनती है, वातावरण बनाया जाता है। वो आमतौर पर बाहर के वातावरण में पॉसिबल नहीं है, वरना बैक्टीरिया अंदर आएंगे मतलब गड़बड़ हो जाएगी पूरी। वो पूरा किट अलग होता है, वहाँ का सिस्टम ही अलग है। उसकी पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग अलग से आते हैं, वहाँ पर हम तैयार नहीं कर सकते उनको। वो अलग अलग बोतल में जाएंगे, फिर यही प्रक्रिया वो एक पौधे जो हुए थे 1 से 3 हुए थे, अब ये 3 पौधे अलग अलग बोतलों में आए। अब यहाँ से फिर 3 बनेंगे, फिर वो अलग होंगे, फिर वो 3 बनेंगे। ऐसे हर बार की प्रक्रिया को साइकिल कहा जाता है। भारत सरकार ने क्या देखा कि भाई लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे बना रहे थे, 3-3, 4-4 हज़ार पौधों तक पहुँच रहे हैं। वो जाने के साथ साथ लोगों की उपज नहीं आ पा रही थी। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पौधे खड़े हैं, जितना मर्जी खाद डाल रहे हैं, जितना मर्जी सब कुछ कर रहे हैं, पौधा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, मरा मरा सब चल रहा है। और लुंगर आया भी, पौधा बहुत अच्छा है लेकिन पत्ते फंस रहे हैं। लुंगर आया तो वो 18-20 किलो का आया। तो भारत सरकार ने बोला कि आप 8 साइकिल तक का पौधा ही देंगे, 8 से आगे का पौधा नहीं देंगे। जो भी लैब 8 साइकिल का पौधा बनाएगी उसको मैं DBT सर्टिफिकेट दूंगा, ये भारत सरकार ने बोला। और DBT सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसी को सब्सिडी मिलेगी, उसी को गाइडलाइन मिलेगी और भारत सरकार की नज़रों में उसी का केला निर्यात होगा या आयात होगा, उसको मान्यता दे दी गई। इस मापदंड से जो बाहर जाएगा लैब, उसका पौधा बाजार में नहीं बिकेगा तो फिर किसान जवाबदार है और वो बेचने वाला जवाबदार है। भारत सरकार इससे जवाबदार नहीं है। उपज खराब होती है तो ना ही उस केले पे सब्सिडी मिलेगी। ये DBT सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा रोल है। अब ऐसा 94 टिश्यू कल्चर लैब है भारत में, उनमें से सभी के पास ये नहीं है, कुछ एक लैब है। आपके यहाँ पे भारत में और पूरी धरती पे जहाँ तक पृथ्वी है, सबसे मजबूत पौधा रेवा फ्लोरा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड बना रही है आज की तारीख में। हम कैसे बना रहे हैं? हमने उसको आज की बजाय 6 पे रोक दिया। इसको म्यूट कर दो, बात मत करना। हमने उसको रिवर्स कर दिया, हम 6 पे रोक दिया हमने। और 6 पे रोक के ये देखा कि क्या रिजल्ट आएगा। आज पे तो गवर्नमेंट बोल ही रही है
थोड़ा किसानों के लिए कुछ करने की इच्छा है, ऐसा 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो पागल हो या उसके मन में किसानों के लिए कुछ करने की आग हो। ये शुरुआत की बलराम भाई। इसको 8 साइकिल पे 8 से 6 पे लेके आए, 8 का बनाया नहीं हमने कभी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। फिर हमने इसको 4 पे रोक दिया। 8 में पौधे कितने बनते हैं? मात्र 240 से लेके 300 पौधे तक। 4 साइकिल में आए तो 80 से लेके 140 तक पौधा बनता है। 140 तो कभी कभी पहुंचता है, हर लोट 80 से 90 का एवरेज मान के चलिए। और फिर हमने 1 पे 1 ही रख दिया, 1 साइकिल का मल्टीपल किया ही नहीं। अब एक आपके पास अगर इतना बड़ा खोया है, उसके 20 लड्डू बनाएंगे तो क्या टेस्ट आएगा? 6 बनाएंगे तो क्या टेस्ट आएगा? अब आपके समझ में साइकिल आ गई हो। प्योरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इससे होता क्या है? फर्क पूछ रहे थे आप। हर साइकिल में एक तो आपको क्वालिटी का फर्क आएगा, हर साइकिल क्वालिटी का फर्क आएगा, ह्यूमिडिटी का फर्क आएगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट किया, वो दिखना चाहिए। जितने कम साइकिल का होगा रिजल्ट तुरंत दिखेगा, वरना रिजल्ट लेट दिखेगा। कमजोर आदमी के शरीर को दवाई कम लगती है, तगड़ा लंबा चौड़ा फिट आदमी जल्दी रिकवर होता है, क्योंकि उसकी बॉडी अंदर से पावरफुल है और उसको सहारा चाहिए होता है हल्का सा। और कमजोर को दीवार चढ़ाओगे वो धक्के मारता रहेगा, ई करता रहेगा, चढ़ नहीं पाएगा। ताकतवर आदमी हल्का सा हाथ रखा है, शर्त देनी चढ़ जाएगा दीवार। वैसे फर्क होता है, ताकत ज़्यादा है उस पौधे में, ज़्यादा समय तक आपके खेत में फल देने की क्षमता है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 साल तक भी ले सकते हैं। लेकिन यूपी में 4 साल काफ़ी है मेरे हिसाब से, अभी तक जो मैंने देखा। 4 साल बाद, क्योंकि हमारी ज़मीनों में कार्बन भी बनाना है। कार्बन कैसे बनेगा? जब ये ढकी रहेंगी जमीन, उसके लिए केरा सबसे बेस्ट है। क्या रिसाइकिल का असर फिर लगाने के बाद नहीं आता है? जैसे कि हमने 3 साल के बजाय अगर 10 साल का उसको लेके चला, चलो तो फिर उस पर कोई अंतर नहीं आएगा? हर साल बढ़ेगा, हर साल वजन बढ़ेगा, लेकिन ग्राफ आपको वो देना पड़ेगा और उस ग्राफ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इतना सा भी चुके, बरसात में चलते ना मेड़ पे, उधर से राम राम किसने किया, गर्दन उठा के राम राम कर ली, 2 मिनट से पहले धान के खेत में, वो ऐसे गिरोगे इसमें। पहले आप 5 साल पे लगाना सीखिए और 3 साल आराम के साथ शानदार फल काटिए। पैसे से मतलब है ना आपको, तो हम कमा तो रहे हैं साथ में लग के। उसके बाद 3 साल केला सीखने के बाद अब मास्टर हो जाओगे, खुद ही पता चल जाएगा मुझे किस ग्राफ पे जाना है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5-9 पे जाओ या 5-8 पे जाओ, खुल के खेलो। ये इसका फर्क है, और दोनों में थोड़ा बहुत फर्क तो आता है। ये सीधी सी बात है, ब्लड 350, ब्लड 550, कैसे अंतर नहीं है भाई? मतलब कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक जाना है तो वो पहले से दूरी लेके चलना, 5 साल से कम दूरी आने का नहीं, और जिग-जैग होना जरूरी है। जैसे 5, 8, 5 बेड जो बनाना है वो थोड़ा छोटा बनाना है। मनोज जी का बेड थोड़ा बड़ा है, उतना बड़ा बेड नहीं होना चाहिए। आपका जो बेड बनेगा वो इतना, तकिया होता है तकिया घर में, तकियों को बेड पे रख लेना, और जितना उसका है इतना ही चाहिए, इतना ही ऊंचा चाहिए, इतना ही चौड़ा चाहिए। जैसा बेड, डबल बेड पे तकिया देख के महसूस होता है, ऐसे खेत में बेड देख के महसूस होना चाहिए। समतल खेत और बेड में अंतर क्या है? समतल खेत में आपकी जड़ें में जब आप पानी देंगे तो सरपट पानी देंगे जी, सरपट पानी देंगे तो पौधे की जो गांठ है नीचे जहाँ से पौधा शुरू हुआ है वहाँ पे नमी ज़्यादा आएगी, नमी ज़्यादा आएगी तो वहाँ पे फंगस ज़्यादा रहेगी और पौधे में कचपच रहेगी। पौधे को वापसा कंडीशन चाहिए, वापसा मतलब वाष्प बन के जो पानी उड़ता है उसको पौधे की जड़ें ग्रहण करती है। हमारी आपकी तरह मुंह से पानी नहीं पीती। मिट्टी के 2 कणों के बीच में जो पानी है, जब ये पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा, इस उड़ती हुई भाप को पौधों की जड़ों के रोम छिद्र खींचते हैं। तो आप समझे? अब अगर समतल में रहा तो कम से कम वापसा कंडीशन आने में 4 से 6 दिन लगते हैं। अब अगर हर और 4 से 6 दिन में आपका पौधा जमीन से भोजन नहीं उठाएगा तो उस 4 से 6 दिन में आपका पौधा भोजन कहाँ से खाएगा? वो तो चल रहा है, पत्ता तो दे रहा है, उसके अपने खुद के अंदर जो उसने स्टोरेज किया है वो उस स्टोरेज को यूज करेगा। जबकि उसने प्रयोग क्या करना चाहिए? आपके जमीन में जो आपने दिया हुआ है उसको। तो हर साल में अगर आपने पूरे केले में साल भर में 15 पानी भी दिए तो 15 चौका 60, यानी कि 2 महीने आपका पौधा बढ़ा ही नहीं, और 2 महीने उल्टा उसने आपका ही स्टोरेज खाया। और अगर आप बेड बना देते हैं तो बेड पे पौधे तक पानी नहीं जाएगा, नमी जाएगी सिर्फ। बरसात में अधिक पानी भर भी गया तो पानी खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पौधा शानदार चलेगा, पौधे तक वापसा कंडीशन हमेशा बनी रहेगी और मिट्टी नरम रहती है, बेड की मिट्टी हमेशा
जड़ों को चलने में आसानी रहेगी। जमीन में सख्त होते ही जड़ें भी सख्त हो जाती हैं, पौधा चौक होता है, वहां पे फिर कॉलर रूट आती है आप लोगों के खेतों में। उसका सबसे बड़ा कारण है कॉलर रूट आने का, चारों तरफ से पत्ता कटता है, वो गिरता है। कोई दवाई पूछते हो, दुकान पे जाते हो, परेशान होते हो, कुछ नहीं करना है, बेड पे पौधा लेके आ जाओ। हमेशा वापसा कंडीशन रहेगी और शानदार क्वालिटी चलेगी और पौधा हमेशा लालिमा लिए हुए चलेगा। इनका पंकज भैया का देखा होगा आपने। ये फर्क है नीचे और उसमें। और उसमें क्या होता है, इसमें बेड में भी आपने बैलेंस करना है, पानी दोनों तरफ से नहीं देना है, एक बार इधर देना है, एक बार इधर देना है। ये बीच में पौधा लग गया, इधर पानी दिया, इधर नहीं दिया, तो आधे में सूखा है, क्रैकिंग आई हुई है, तो उधर से लगी हवा। पौधे को भोजन उठाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, सूर्य की रोशनी, पानी और आपका हवा। अब इधर से पानी तो दे दिया, सूर्य की रोशनी है, अब कचपच पानी भर दिया, तो पौधा अब टेक करेगा नहीं, वो बैठा है और आपका भोजन लीच होकर नीचे जमीन में जा रहा है पानी के साथ। फिर पानी दिया, खाद चला, छिड़का और पानी देते, ऐसे लोग गड़बड़ करते हैं। आपने क्या करना है, इसको पहले पानी देना है, फिर खाद देना है और वापस कंडीशन बनानी है। आपका पानी कम लगा, समय कम लगा, ये पहली बार मैनेजमेंट करना है, बना दिया खत्म कहानी। उसके बाद इधर से हवा लगी, इधर से पानी आया, ऊपर से सूरज की रोशनी, आज ही 2-4 घंटे के बाद आप भोजन उठाना शुरू कर दें। इसीलिए पौधे को हमेशा बेड पे लगाना है, उसके ऊपर मल्चिंग करके रखनी। मल्चिंग करने से मिट्टी ढकी रहेगी, मिट्टी ढकी रहेगी तो मित्र जीव वहाँ पे आएंगे, कल्टीवेशन करेंगे, उनकी हगार जो निकलेगी, खाएंगे, कचरे को खाएंगे जो आपने बेड पे डाला है, उस कचरे को खाने के बाद वो जो अंदर से विष्ठा निकालेंगे अपना वेस्टेज, वो पौधे का भोजन है। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसमें NPK है, सब कुछ है। काहे अपना दिमाग लगाना है, खुरपी लेकर उसमें लेकर रहना है, आप समझे ना। और कुछ नहीं, किसके हैं बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम परिवर्तनशील है। जुलाई माह में केला लगा, बेड पर केला लग गया, लेकिन होता क्या है कि जब सिंचाई की बात जो आप कर रहे हैं, बेड पे केला तो लगवा दिए और सिंचाई भी हुई, लेकिन इतना तेज धूप होता है कि काफी पौधे सूख जाते हैं। वो तो प्लेन में भी सूखेंगे, बैठ पे थोड़े सूखेंगे। नहीं, यही तो मैंने फर्क देखा नहीं है, कहीं भी नहीं। आज तक एक किसान ने भी नहीं कहा कि बैठ पे लगा के मेरा पौधा सूख गया। आपके गाँव में ही खड़ा है 50। मौसम का एक काम बराबर हो रहा है। आपने तो ये बताया कि जुलाई में आ रही है बारिश, अगस्त में। हाँ, वही ना बात। उसके लिए करना क्या है, जैसे अपने यहाँ पे केले का पौधा लगाने का तो सही समय जो है जुलाई है। आप जुलाई, हाँ, इस साल अगस्त में ज़्यादा बारिश है, पहले हफ्ते जी। अगर किसी ने 5 जुलाई को पौधा लगाया है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो सही में पौधा जलेगा। आपका सही बात है, आपका बेहतर। इसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। पौधे को वहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसे मैं हर किसी को बोलता हूँ, जैसे यूपी में मैं घूम रहा हूँ बेसिक, तो हर जिले का क्लाइमेट अलग अलग बराबर है। जैसे ऊपर से हम लोग आ रहे हैं इधर की तरफ, उधर ऊपर अगर ठंडी मिल जाता है, इधर आएंगे तो ठंडी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। आती कब है? ठीक है। दिसंबर फरवरी तक, ये हर जगह पे होती है। लेकिन सारा 9 से 10 महीने का क्लाइमेट ठीक रहता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो 45 के लगभग अभी टेम्परेचर। आपका जो क्वेश्चन है कि मुझे अगर जून जुलाई में पौधा लगाना है और बारिश अगर अगस्त में आ रही है, अपने को पता नहीं है, तो उसके लिए पौधा लगाने से पहले ही 10 से 15 दिन पहले वहाँ पे सन लगा देना है। सन पता है आप लोगों को? सन हेम करके मिलता है, नाग होते हैं, ढेंचा, अलग अलग नाम है। सन हेम के नाम से आप इंग्लिश में डालोगे सन पटुआ, हरियाली ढेंचा जो बोलते हैं वो वाली। पौधे से पश्चिम और दक्षिण दिशा, ताकि सवेरे की धूप को ले ले पूर्व वाली, पश्चिम और दक्षिण दिशा वाली जो टेम्परेचर वाली धूप होती है, जो तेज रोशनी बनती है सूरज की किरणें, वो उसको जला नहीं पाए, उसके ऊपर छाव ले। 12 बजे तक की धूप ले, 12 बजे के बाद में उसके ऊपर सूरज की रोशनी ना आए, तो उससे पौधे बचेंगे। तो हर लाइन में वो चीज लगाने पड़ेगी। हर लाइन में, जैसे आपने पेड़ बना के रख दी, तो पेड़ के ऊपर यहाँ पौधा लगाना है, तो यहाँ पे वो लगा देना है, पौधे से 1.5 फीट दूर। ये ऊपर रहेगा इतना सन हो गया आपका, तो यहाँ पे पौधा लगा देना है, कीचड़ लगा के। जैसे यहाँ पे सन मैंने लगा दिया है, यहाँ पे पौधा आपको कीचड़ बना के लगा देना है। तो सवेरे की धूप लगेगी, शाम की नहीं लगेगी, तो वो पौधे को छाते का वो काम करेगी।
वरना 3000 पौधे आप लगाओगे 3 एकड़ में, हर पौधे के पास कैसे आप छाता लेकर बैठोगे? और टेम्परेचर 2 दिन पे अगर बढ़ गया तो पत्ते को जला देगा, झुलसा देगा, पत्ते का पूरा क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, पत्ते जल जाएंगे। इसीलिए हर बार हम लोग बोलते हैं कि पौधा लगाने से पहले, केले का पौधा लगाना मतलब क्या कि हमें समझना है कि हम लोग कब लगा रहे हैं, उसके लिए लैंड प्रिपरेशन देना। केला लगाना है तो हमें लैंड प्रिपरेशन कैसे करना है, हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें क्या क्या देना पड़ेगा जो केले के लिए लगता है। उसके लिए सॉइल सैंपलिंग हमें देनी पड़ेगी और उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो हम लोग अभी तक नहीं किए हुए। हर किसान को क्या करना पड़ेगा, हम लोग मिर्च कर रहे हो, टमाटर कर रहे हो या केला कर रहे हो, हमारे खेत की 3 चीज़ों को हमें मिट्टी से टेस्ट करवाना है, ज़्यादा भी नहीं। पहला समझ लो या लिख लो, किसी से भी अगर करवाना हो तो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी मिट्टी पानी परीक्षण के लिए आगे निकल कर आना है। लगे तो एक 10-15 दिन के बाद आपकी तरफ मैं वो लिंक भेज दूँगा, वहाँ पे भी मिट्टी को भेज देना। कैसे निकालनी क्या करनी है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। लेकिन अभी क्या करना है, मिट्टी में 3 चीज़ें प्रायोरिटी होती है, तो हमें उपज कैसे मिलेगी उसके लिए हमें इंडिकेट करती है। जमीन का पीएच, मिट्टी का पीएच, जमीन का कार्बन परसेंटेज और ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये 3 चीज़ें अगर हमने वहाँ से निकाल ली मिट्टी में से, तो उसके आधार पर हम लोग उसको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का चार्ट आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। वहाँ से कंप्यूटर एनालिसिस करता है, जैसे कि इसकी मिट्टी का पीएच आया 7.5, कार्बन परसेंटेज आया 0.05, इसका ईसी आया 20 से 200 ऐसा आता है ईसी वाला। तो उसके आधार पर वो कंप्यूटर एनालिसिस करके पोटास कितना होगा, ये आपके नाइट्रोजन कितना फिक्सेशन होगा, फास्फोरस कितना होगा, जिंक कितना होगा, आयरन कितना होगा, वो एक कोरा बना हुआ है। उसको एनालिसिस करके आपको डीएफएस शेड्यूल बैलेंस फर्टिलाइजेशन सॉफ्टवेयर आपको आपका शेड्यूल पूरे साल भर का दे देगा। लेकिन क्या वो पूरे साल भर के लिए सीमित रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट और दिसंबर और उसमें ठंडी आ जाएगी। उसमें करना क्या है, पौधा लगाने के बाद में हमें क्लाइमेट कर कंट्रोल करके जाना है। तो लगाने का विधि जो है वो है, 1 एकड़ में अगर केला लगाना है तो 4 से 5 गोबर खाद की ट्रॉली हमें डालनी पड़ेगी, वो कार्बन परसेंटेज हमारी जमीन का बढ़ाता है। चारों तरफ पेड़ पर गन्ना घास हमें लगानी पड़ेगी। जैसे मुझे मनोज भैया ने बोला कि हमारे यहाँ पे यार वो नील गाय का बहुत ज़्यादा नील गाय के लिए क्या प्रकोप है, अभी इन्होंने 7 फीट की मेड़ बना के रखी है, तार लगा के रखे हैं, पूरे खेत बंजर पड़े हुए, अभी कोई फसल नहीं है हरियाली वाली। अभी वो क्या करता है, 1 किलोमीटर की दूरी पर से उसको केले का बगीचा क्या दिखाई देता है, हरियाली वाला। वो आएगा ही, क्योंकि उसको पता है कि मुझे खाने के लिए यहाँ मिलने वाला है। अगर वहाँ आने के बाद भी उसको 7 फीट वाली कोई चीज़ दिखती है तो वो रुकेगा क्या, उसको तो सारी जगह पे हरियाली नहीं, यहीं पे हरियाली दिख रही है तो उसको जंप करके भी अंदर आ जाता है। क्योंकि स्वाभाविक है, किसी को भी भूख लगेगी तो वो खाने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए उसे ग्रीन पूरा चारों तरफ अगर गन्ना घास आपने लगा दी तो वो गन्ना घास खा के वहाँ से अपना पलायन कर लेगा, जो मेन फसल है उसको दिक्कत नहीं देगा। ये उनके लिए हो गई आप लोगों के लिए। दूसरी बात मजे की, जो अभी पिछले 10 मार्च से टेम्परेचर बढ़ गया और गर्म हवाएं अंदर घुस रही है। अगर गन्ना घास हमने हमारे पेड़ पे लगा के रखी है तो गर्म हवा अंदर आते समय हवा उसमें से अंदर पास होगी तो वो ठंडी होकर निकलेगी। इसलिए पेड़ पर गन्ना घास लगाना। 1 एकड़ का मैं टेंटेटिवली आपको बताऊंगा केले की खेती में क्या क्या करते हैं। 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद, ये कब डालनी है, जैसे अभी गेहूँ निकल गया है उसको कल्टीवेटर चला दो, एक बार पट्टी पिलाओ चला दो 6-7 इंच, उसको सनलाइट में 15 से 20 दिन रखने दो। उसके बाद गोबर खाद लाओ ऐसे डाल दो, उसको पूरे ऊपर फैला दो, फिर से कल्टीवेटर घुमा दो और रोटावेटर घुमा के पूरा ऊपर तक 7 इंच के लेयर में आपका ये पूरा बायोमास कार्बन फैल गया। बायोमास फैलने के बाद में आपको नाली वाली बेड बनाकर उसमें रख देना है, ताकि बेड के ऊपर ये जो मिट्टी डालोगे ये कहाँ आ जाएगी, बेड पे आ जाएगी। जो हमने वहाँ पे गोबर खाद वगैरह जो डाल के रखी है वो कहाँ पे आई, जहाँ पे हमें पौधा लगाना है, वही मेन हमारी चीज़ें। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मत कि गोबर की खाद जब भी आप डालिए, मिट्टी में नमी हो उसी समय गोबर की खाद या क्यों, क्योंकि सूखा रहेगा तो उसमें से जो तत्व है बैक्टीरिया वो जो है निकल जाए, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो सच क्या है,
इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूँ, जैसे मट्टी गीली हो या सूखी हो, हमारे यहाँ पे 3 चीजें हैं, मट्टी, पानी, हवा। तीनों का जब मिश्रण होगा, कभी किसी ने उसका टेस्ट किया है? सूखी रोटी सब्जी के बाद साथ खाना और सूखी खाना अंतर है कि नहीं? अभी गोबर खाद गीला डाला है, उसमें हमें भी पता है मॉइस्चर है तो सारी चीजें हैं। हमें बायोमास कार्बन चाहिए। जब पानी के साथ मट्टी के साथ वो कॉम्बिनेशन जुड़ेगा, वहाँ पे वो सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी। कौन सी वाली? जो नमी वाली चाहिए। आपने ये भी सुना होगा उसके बैड इफेक्ट, कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा भी है उसके साथ में। फंगस आ जाती है ना, गीला गोबर नमी में अगर डालोगे तो फंगल आती है ना, फिर उसको रोकोगे कैसे? सही बात है ना, वो तो पौधे को डिस्ट्रॉय कर देगी। सब सारे जैसे यार मिर्ची उर्ची लोग गोबर की खाद डाल के और उसको जुताई करा के और पौधे लगा दें तो ज़्यादातर पौधों में रोग लग जाए। जड़े सड़क देखो, जड़ का आपके तरफ मिर्ची में जड़ गलन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा। ऐसी मिर्ची को उठाओ तो पट से 2-3 जड़ें दिखेंगे, वो हाथ में आ जाएगी, ये प्रॉब्लम दिखता है। हम लोग केले में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सारी फसलों की सारी रेसिपी पता है, लेकिन पकड़ के रखा है केले को। क्यों? क्योंकि केला ही पहले इतना है कि पूरे भारत को केला सिखाते सिखाते शायद मैं ही खत्म हो जाऊँ। हर बार नई समस्या को निकल कर आ रही है। गोबर खाद डालने के बाद में पानी और मट्टी के साथ जब डाइजेशन होगा तब उसका वो सारे तत्व एक्टिव हो जाएंगे। मतलब गोबर की खाद सूखे खेत में फेंक के डाल दो और उसको रोटावेटर कर दो, कल्टीवेटर मट्टी के साथ मिल जाएगा। जैसे ही मट्टी के साथ मिलेगा, हम लोग तो पानी लगाते ही हैं, पानी के साथ उसकी क्रियाएं होगी, यहाँ पौधा भी जाएगा, पौधा उसका लीचिंग एक्सट्रैक्ट छोड़ेगा, फिर बीच में अपनी जड़ें देगा, उसको जो चाहिए वो भोजन उससे मिलाने के कितने दिन बाद सिंचाई करते हैं? जो गोबर मिलाने के बाद क्या, ये तो 10 से 15 दिन। जैसे अपने को जुलाई में केला लगाना है, अपने को पता है कि यार बारिश का मौसम बन रहा है, अपने तरफ 3 से 4 जून से बारिश का मौसम जम जाता है, कभी कभी 10-15 जून को ही बारिश आ जाती है, 20 जून से है बराबर। तो हमें हमारा समय तय करना है, क्योंकि बारिश का मौसम तो 10 जून से ही बताया गया अपने को पहले से। अगर 10 जून ज़्यादा बारिश आ गई, उसको रोटावेटर कल्टीवेटर नहीं कर पाए तो फिर केला लगाना, वो चीज़ें जो बताई है वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। इसलिए 20 मई मतलब मई के लास्ट वीक में हमारी ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। रोटावेटर वगैरह चला के उसको प्लेन में रख दो, ऐसा लगेगा कि बारिश आने वाली है तो पेड़ पालियाँ बनाओ। पालियाँ बना ली तो वो पानी उसमें गिरेगा, नालियों से पानी बह जाएगा, पेड़ गिरी रहेगी। सामने कंपनी वालों को बोलो भैया जून में बारिश आ गई है, मुझे जुलाई के पहले हफ्ते में आप पौधे भेज दो। ये जुलाई तक भी नहीं आई है तो 10-12 दिन रुक दो, 15 से 20 तारीख तक पानी आए तब तक फिर बोल दो कि आप मुझे 10 तारीख तक चाहिए। अगर रोटावेटर की जगह अगर प्लाव कर दिया जाए तो फिर से पिलाओ, फिर उसको मिलाएं आड़ा खड़ा। नहीं, वो सीधे अंदर चला जाएगा। होता क्या है, हम 7 इंच पलाव करते हैं, हाँ फिर आप 7 इंच उसको अंदर दबाओगे। हमारा केले का पौधा लगता है ऊपर के 3 से 4 इंच की ओर में, उसकी जड़ें 7 इंच तक पहुंचने में उसको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तब तक केले को जो भोजन लेने के लिए भागेगी जड़ें, अगर नहीं मिला और उतने समय में अगर वातावरण गड़बड़ रहा, उसको खाने को नहीं मिला तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें उसको पट से वहाँ से वो बायोमास कार्बन जो हमने डाल के रखा है, तो ऊपर के 6 इंच के लेयर में उसमें गड्ढा करके कीचड़ बना के उसमें रखाया कि वो ऊपर से ढका कि उसके नीचे की जड़ें जब जो चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ वो पट से अपटेक करेगा। अभी ऑर्गेनिक कार्बन मतलब वो पौधे का भोजन नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। ऑर्गेनिक कार्बन पौधे का भोजन नहीं है, पौधा NPK ही लेता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ही लेता है। ऑर्गेनिक मैटर का काम ये है कि उस पौधे को वो भोजन को अपटेक कराने के लिए मदद करता है। समझ में आ रहा है? रेसिपी जैसे प्लेन खेत है जैसे गेहूँ का है, तो उसको क्या कल्टीवेटर कराना है कि प्लाव कराना है? पिलाव कर दो, उसके बाद मल्टी पिलाव कर दो। गेहूं में जो बालियां अपनी पड़ी हुई हैं तो उसको भी उसमें मिक्स कर दो। क्योंकि यहाँ की ऐसी मिट्टी है जो आप बता रहे हैं कि रसायन से मिट्टी खराब हो गई है, सच्चाई तो यही है कि रसायन से मिट्टी बहुत बड़ी परत बन गई। छोटा सा वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं अभी वही देख और मेरे पास आया है। सच्चाई यह है कि रोटावेटर से जो जुताई यहाँ के लोग करेंगे, रोटावेटर से मिट्टी और बैठा देता है। हाँ, रोटावेटर से इसीलिए और हर साल यहाँ पे सारे किसान प्लाव कराते हैं। तो पलटी पिलाव करने के बाद रोटावेटर की जगह पे वो
हमारे तरफ वो आता है 10-10 कल्टीवेटर होता है, उससे मिट्टी के ढेपले अगर फूट रहे तो रोटावेटर एक पानी होते हैं वही। लेकिन केले में तो मैं एक ही बार चला रहा हूँ रोटावेटर, अब 4 साल के लिए छुट्टी है। नहीं, उनका भी कहना सही है। होता क्या है मैं बता रहा हूँ, रोटावेटर बहुत ज़्यादा एम्पायर का होता है। क्या जो अभी मारना है वो जब वो मट्टी जितना को करेगा नीचे की नहीं, जमीन को मट्टी को करता क्या है, मट्टी को ऐसे रगड़ देता है, बारीक बारीक पार्टिकल गोलियां बना देता है। मट्टी में नमी होती है तो वो गोलियां तोड़ने के लिए बहुत देर तक हमें सामना करना पड़ता है जड़ों को, वो हमें दिखती नहीं है। तो उसको रोटावेटर जो कल्टीवेटर जो आप चलाते हो हमारी तरफ उसको रोटावेटर बोलते हैं, वो कल्टीवेटर बोलते हैं। रोटावेटर मतलब वो घूमने वाला, कल्टीवेटर मतलब वो पीछे वो 10-5-6 पंजे होते हैं, वो खाली ढेपे फोड़ने के लिए आड़ा खड़ा कर दो, वो मिक्स कर लेता है। लेकिन जैसे पलाव अभी गर्मी में करा देंगे, जब तक खेत को पानी नहीं पाएगा खेत में तो वो बड़े बड़े चट्टान जैसी मिट्टी टूटेंगे नहीं, तब तक वो कल्टीवेटर को नहीं पाएगा। तो ये ढेपे ही को तो तोड़ना है, इसके लिए तो अपन जो बोलते हैं। अभी आपकी तरफ अगर ढेपे निकल रहे हैं तो आपकी जमीन का पीएच आगे बढ़ गया, वो शायद 8 का भी निकल सकता है। तो इसी जगह में हम लोग जब पौधा लगाते हैं तो पहले राइजोस्पेट संकर इसमें डेवलप नहीं होती है, क्योंकि उसमें उस जड़ों को जाने के लिए वो जगह नहीं मिलती। हमें लगता है कि हमने पानी दे दिया सॉफ्ट हो गई है, लेकिन उसमें जो खाना पड़ा हुआ है उसका एनपीके, क्योंकि आपने इसमें पोटास भी मिलता है, फॉस्फोरस भी है, वो बाउंडिंग में पड़ा हुआ है, वो ऑप्टेगिंग में नहीं है। तो उसमें बायोमास कार्बन अगर रहेगा तो वो उसको डाइल्यूशन करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, पौधा फट से उठाएगा और अपनी बॉडी में स्टोरेज बनाएगा। इसलिए कार्बन परसेंटेज रेशो बढ़ाना बहुत मायने रखता है अपनी मिट्टी में। तो जुलाई में पौधा लगाना है, मेड बना ली। अभी लग रहा है कि यार दूर दूर तक बारिश के दर्शन नहीं होने वाले, लेकिन पौधा तो हमें जुलाई में लगा देना है। तो पौधा लगाने से 10 दिन पहले ही आप सण लगा दो। जहाँ पौधे का मार्किंग डाला है उससे 1.5 फीट दूर पश्चिम और दक्षिण दिशा में सण लगा दो, क्योंकि हमारे तरफ पश्चिम और दक्षिणायन होता है, अपनी तरफ सूरज इधर की दिशा में जाता है, बराबर। तो उधर से किरण रोशनी जो होती है, किरणें जो होती है वो तीव्र होती है, उससे बचने के लिए पश्चिम दक्षिण दिशा में सण लगा देते हैं। 2-3 बारिश होने के बाद उसको कट करके वही पेड़ के ऊपर मल्चिंग कर देना है। समझ में आया? अभी मल्चिंग किसी से करेंगे? उससे वो जो सड़ हो जाएगा ना बड़ा, वो 2 से 2.5 महीने में कवर के बराबर हो जाता है। आपको जो मैंने वीडियो भेजी वो सभी को भेजना, उसमें दिखा गया है सन कैसा लगता है। अभी और क्वेश्चन है, गोबर का समझ में आ गया? ऊपर सड़ा हुआ डाल सकते हैं। गोबर को ये भी करके रखना है, जैसे हमने एक रेसिपी बनाई है कि किसान के खेत में किसान खर्च ज़्यादा और उत्पादन ज़्यादा, हम लोग कैसे करें? तो यूरिया डीएपी पोटास तो डालना ही पड़ेगा। डायरेक्ट अपन ऑर्गेनिक में नहीं आ सकते। जैसे 50-70 साल का जो हम लोगों ने हमारे खेती में डाल के रखा है उसको तुरंत तो रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने गोबर खाद के साथ में, जैसे गोबर खाद अगर हमारा 1 एकड़ का क्षेत्र है तो मैं हर किसी को बोलूँगा कि 1 एकड़ के लिए 1 ट्रॉली गोबर खाद जो पका हुआ है, पूरा डिकम्पोज कर दिया है, पूरा सूख गया है, उसकी बोरियाँ भर दो, बैग सील के घर में एक जगह पे हवाबंद जगह पे भर दो। ये रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के लिए, जैसे बारिश का मौसम है और मैं आपको 45 दिन वाला बेसल डोज बताता हूँ, क्योंकि केला लगने के बाद 45वें दिन में बेसल डोज बताता हूँ। तो बेसल डोज अगर मैं 1 एकड़ में 3-3 बोरियाँ अगर आपको बता रहा हूँ तो उसको 1 के ऊपर लेकर आना है डायरेक्ट। आपको 10 बोरियाँ बोलिए तो 3 ही लेकर आना है। 1 यूरिया, 1 पोटास, 12 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, इसके 3 गुना गोबर खाद या मिट्टी लेना है। तब फिर बारिश में आप बोले कि गोबर तो गीला है सर, मैं लाऊं कहाँ से? तो ये अगर हम लोग 25 बोरियां ला रहे हैं यूरिया डीएपी 50 की, तो वो हमारे घर में 75 बोरियां भरी हुई चाहिए। कौन सी वाली? गोबर खाद वाली, मट्टी वाली। तो हम लोग हमारे खेत में 100 बोरियां बराबर जो डालना है वो डालेंगे, लेकिन हमें खर्चा सीधा 3-4 नीचे आ जाएंगे। जहाँ 1 लाख रुपए लगने वाले थे वहाँ पे 30,000 रुपये ही लगेंगे। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट कब डालना है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आज आपको बोला कि आपको 45 दिन का बेसल डोज बनाना है, तो 45वां दिन कब आ रहा है आपको? उसके 10 दिन पहले ही आपको इसमें बेसल डोज बना लेना है। यूरिया डीएपी पोटास की 1-1 बोरी, उसके 3 गुना गोबर खाद, वो जो पका हुआ रखा है। प्लास्टिक की पन्नी लेना है, वो गोबर खाद डाल देना है, उसमें यूरिया डीएपी पोटास की बोरी जो भी है समथिंग हमने बोला है वो उसमें डालना है। 50 से 60 लीटर जीवामृत हर किसी के घर में बनता है। 30-40 लीटर पानी, ताज़ा गोबर उसमें 3-4 किलो, गुड़ 2 किलो और उसमें गौमूत्र 2 किलो। वो स्लरी बना लो,
इसमें डाल दो तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। युवा मिल्क यहाँ के लोग जानते नहीं है, 2000% जानते हैं। हाँ, तो युवा बना मिल्क लेना, देखो मैंने बता दी रेसिपी। ये सब कोई नहीं जानता। 50 लीटर पानी में 4 से 5 किलो गोबर लेना है ताजा, 2 से 3 लीटर गोमूत्र, 1 से 2 किलो गुड़, 100 ग्राम सुक्रोज, बाइसोनोबेटा हमारे पास से मिलता है, बराबर। इसको हिला लो और उसमें डाल दो और उसको पूरा मिक्स कर लो, तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। मॉइस्चर आने के बाद इसको ढक दो हवा बंद जगह पे, अपने पास बाड़े है ही यहाँ पे, उसमें ढक दो। तीसरे दिन इसको ओपन करना है, थोड़ा 10 मिनट उसके बाद जाना नहीं है, उसके बाद में उसको फिर से तोड़ दो। फिर वो कंपाउंड उसमें टूटेंगे, कुछ मटेरियल दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, उसको फिर से ढक दो। 8वें से 10वें दिन निकालो, पूरा मट्टी हो जाएगा, रेडी फूड हो जाएगा। पौधे के पास उसको लो और डाल दो। तो पौधे को आज डालोगे तो तीसरे से 5वें दिन वो पूरा खा जाएगा, आपको 7वें दिन हरियाली दिखेगी। आपने किया हुआ होगा रेसिपी के बाद। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि यदि हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद के साथ जैसा कि DAP, यूरिया, पोटाश, रसायन डाल रहे हैं, तो क्या गोबर की खाद में जो लाभदायक कीट वगैरह होते हैं तो रसायन से मरेंगे नहीं? हाँ, यही आपके दिमाग में जो निकला घुसा हुआ कीड़ा है वही पे निकालना। क्यों? बिल्कुल। गोबर खाद हमने 3% डाला है। मार्केट में अपने मट्टी में जीवश्य जीवनम की कॉलोनी है, तो उसमें मित्र बैक्टीरिया भी है और शत्रु बैक्टीरिया भी है, बराबर। वैसे ही गोबर की खाद में हमारे लिए मित्र बैक्टीरिया भी है और शत्रु बैक्टीरिया भी। 1:3 का रेशो क्यों रखा है? यही चीजें मैं आपको बोलूँ कि 7 गोनी में 3 गोनी गोबर खाद लो तो वो डाइल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की मात्रा उतनी नहीं है जितनी कि उसको वो तोड़ दे। अभी इसमें 3% और इसमें 7%, तो इसमें बैक्टीरिया जो मित्र बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसको वो उसने तोड़ दिया, उसके बाउंडिंग को तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? अभी मित्र बैक्टीरिया उसमें पूरा बढ़ गया। अभी वो मित्र बैक्टीरिया जब खेत में जाएगा तो पौधे का भोजन है वो डायरेक्ट कैच और डायरेक्ट अपटेक करके मोबिलाइज हो जाएगा, पौधे को मजा आ जाएगा। अभी क्रिया होती कैसे? हम लोग यूरिया, DAP, पोटाश मट्टी पे डालते हैं, मट्टी पे डालेंगे, उसमें पानी लगेगा, उसमें जो बायो ऑर्गेनिक हमने गोबर खाद वगैरह जो डाल के रखा है, जो गीला हो सूखा हुआ आपके मर्जी से, तो वो उसके पास वहाँ पे लीचिंग एक्सट्रैक्ट आएंगे, उसको डाइल्यूट करेगा, फिर उसके बाद में पौधा लेगा, फिर आपको 1 महीने बाद फर्क दिखेगा। तो तब तक तो हवा की नमी, पानी का बहाव, कई सारी जो हम लोग उसमें जो लगाते हैं वहाँ की आर्द्रता, उसमें कई सारा मटेरियल तो हवा में उड़ जाएगा। सही बात है, वो लग नहीं पाएगा। इसमें होगा क्या, हमने ढक के रखा तो ये पूरा उसको तोड़ देगा, उसको बाहर जाने की जगह नहीं। मित्र बैक्टीरिया, शत्रु बैक्टीरिया वो अपने आप में लड़ेंगे, जो बाहर आगे चलेगा वो उसका साम्राज्य वहाँ पे पैदा करेगा। तो साम्राज्य किसका पैदा होगा? मित्र बैक्टीरिया का, क्योंकि उसका रेशो हमने ज़्यादा बढ़ा के रखा है। उतने में जीवामृत हमने उसमें डाल दिया। अभी आपने बोला कि हमें वर्मी कंपोस्ट उसमें डालना है, तो वर्मी कंपोस्ट आप 10 दिन के बाद जब हमें खेत में डालने के लिए जाना है तो वर्मी कंपोस्ट लो या वर्मी वाश लो, इसमें डालो, क्योंकि मित्र बैक्टीरिया वो मरेंगे। इसमें डालो, वो ज़्यादा फर्मेंटेड हो गए, और खेत में डालोगे तो और मल्टीपल 110% वाले रिजल्ट आपको दिखेंगे। पहले ही वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो उसको वो मार देंगे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में उतनी ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और कई तरह के होते हैं। पहले ही दिन आपने डाल दिया तो वो रेसिपी बनने से पहले उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि उन लोगों में लड़ाई चल रही है वहाँ पे। प्रकृति में अच्छे कीटक और बुरे कीटक में प्रकृति लड़ रही है इन चीजों से। समझ में आया? इसलिए रेसिड्यू फ्री फार्मिंग पे अगर आप आए तो आपका खर्चा भी कम होगा, उत्पादन भी ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, हम लोग जो खाना पका रहे हैं वो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग वाला रहेगा, तो हार्मफुल जो उसमें जाने वाले बैक्टीरिया है वो कम जाएंगे, जो पौधे को चाहिए वही जाएगा। तो उसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो सामने वाले को चाहिए वो आपको मिलेगी। जहर मुक्त खेती जिसे बोलते हैं, तो प्योर ऑर्गेनिक में जाओगे तो गड़बड़ियाँ रहेगी। ये धीरे धीरे आपके मट्टी का कार्बन परसेंटेज बढ़ाएगी, तो ये रेशो कम होते जाएगा। कुछ समय बाद ऐसी चीज़ें होगी कि हमारी मट्टी का कार्बन परसेंटेज जब बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी फसलें बोलने लगेगी कि हमें आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत समस्याएं आएगी, वो भी क्लाइमेट की वजह से आएगी, उसके ऊपर हमने
मट्टी जैसे प्रायोगिक तत्व स्प्रे हमने ला के रख दिए है आप लोगों के लिए, वो अगर कर दिए तो उतने में वो रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी समस्या, सारी चीज़ें जो एग्रोनॉमिस्ट ने निकाल के रखी है, साइंटिस्ट ने निकाल के रखी है, फंगस के लिए डालना है, उसको किल कर रहा है ओनली मट्टी का स्प्रे। क्यों भैया? अल्ली हो, सुंडी हो, फंगस हो, जड़ हो, उन चीज़ों के लिए खाली वियंस में आप प्रायोगिक तत्वों के ऊपर अगर आप डालते हो तो उन सारी चीज़ों को वो करना है। वो करना कैसे है? हमारी मट्टी में अगर आप देखोगे पूरी पृथ्वी के ऊपर का 1.5 फीट और नीचे का 1.5 फीट, ये पूरा सूक्ष्म जंतुओं से या इनसे भरा पड़ा है, बराबर। इसलिए कई जगहों पे आपने देखा होगा लोग चारपाई पे सोते हैं, नीचे नहीं सोते हैं। मीट को देखा है, मीट बकरा काटते समय ऊपर क्यों लटकाते हैं? वो दिखाने के लिए नहीं कि लोग देखें और यहाँ आए और खाए। वो अगर नीचे अगर रखेंगे तो 1 से 2 घंटे में जो बैक्टीरियल लेवल है 1.5 फीट के ओरे की, वो उसको खत्म कर देगी, उसको सड़ा देगी, गला देगी, या उसमें से स्मेल आने लग जाएगा, बराबर। उसको इसीलिए ऊपर टांग के रखते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं। दही और छाछ या दूध नीचे क्यों नहीं रखते थे? शंके पे क्यों टांग के रखते थे हमारे पूर्वज? हम लोगों को लगता था कि हम लोग खा नहीं जाए या बिल्ली उसको खत्म नहीं करे। उसका वो मीनिंग नहीं है, बैक्टीरिया कॉलोनी के ऊपर वो रहे तो वो खराब नहीं होंगे, ये उसका मेन रीजन है। सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी है 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे। इसलिए हम लोग जो गड्ढा खोदने की बात करते हैं वो बंजर जमीन में जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है, नीम बरगद का आपका पेड़ है, उस जगह में 3 बाय 4 का गहरा गड्ढा खोदना है। चारों सतहों की 20 किलो मिट्टी लेने के बाद उसको ढक देना है, जो कि दूसरी बार में भी काम में है। 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम भाइसोलोमेटा, जिसमें सुक्रोज कंटेन आता है, जो बी किसान बनाकर आपके पास देती है, वो अर्थ से ट्रीट किया हुआ है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। उसमें जब डालोगे तो मट्टी में जितने जीवात है उसको मल्टीपल करने का काम वो करती है। 24 से 36 घंटे रखना है। उसके बाद में कपड़े से छानकर कौन सी भी फसल हो, टमाटर, भिंडी कौन सी भी हो, आप उसके ऊपर सवेरे सवेरे या शाम इसको स्प्रे करना है, दिन भर नहीं। कौन सी भी फसल पे स्प्रे करते समय हर किसान को ध्यान रखना है कि हमें स्प्रे दिन भर नहीं करना है। अभी पूछो आप कि क्यों नहीं करना है? धूप में बैक्टीरिया जो है उसको मर जाएंगे, वो नहीं होता है। आपने समझा होगा कि कोई भी पेड़ पर पौधा हो उसका ब्रीदिंग चेंज होता है। आपने सुना है ना, पौधा सांस लेता है, सांस छोड़ता है। तो पौधे की एक रेसिपी है, पौधा दिन में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, बराबर। यही पौधा रात में अगर आप देखो तो इसका ब्रीदिंग चेंज होता है। पढ़ा होगा साइंस में आपने कि रात में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये इसका ब्रीदिंग चेंज होता कब है? रात में। कितने बजे? रात में सूर्यास्त के बाद, मतलब थोड़ा अंधेरा जब होता है तो उसके बाद में उसकी प्रक्रिया चेंज होती है। और सवेरे सूर्योदय से पहले के बाद जो है दोनों चीज़ें हैं। इसीलिए जब वो ब्रीदिंग चेंज करेगा, अपने स्टोमेटो ओपन करेगा, उसी समय वो लीचिंग छोड़ता है, वो पत्तों में लीचिंग देता है। तो सारे शत्रु बैक्टीरिया, सारे मित्र बैक्टीरिया उसके पत्तों के ऊपर आ जाते हैं। और शत्रु बैक्टीरिया तो तादाद बड़ी होती है, इसी वजह से वो उसका क्लोरोफिल खींचते हैं। तो हर तरह के डिसीज तभी से चालू होते हैं, फंगल हो या बैक्टीरियल हो, ये सारी चीज़ें उसके बॉडी में वो शक करता है, क्योंकि वो अपने पनंतरियों को छोड़ देता है, स्टोमेटो को ओपन कर देता है। कब? जब वो ब्रीदिंग चेंज करता है, उसको दूसरे चरण में जाना होता है, बराबर। उस सुप्त अवस्था में जाके अपने चरण को खोल देता है। उस समय अगर वो कीट भक्ष्य आए, उसके ऊपर टच करके अगर उसने काम कर लिया, तो वो जब स्टोमेटो बंद करता है तो वो बॉडी में उसको ही लेके जाता है और बॉडी रिएक्ट दिखाती है। उसी समय अगर हमारा स्प्रे उसके ऊपर जाए तो वो 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट आपको देता है। समझ में आ रहा है? खाली पानी में डाल दोगे ना उसके समय, तो वो भी काम कर लेता है।
इसीलिए बारिश के दिनों में कौन सी भी फसलें हो हरी भरी और अच्छी दिखती है, क्योंकि कब सवेरे बारिश आ रही है हमें पता ही नहीं है, कब वो पौधा अपना टोमेटो ओपन कर रहा है, कब क्लोज कर रहा है, उस समय कब बारिश उसको मिल रही है। और वो जो पानी होता है बारिश का पानी, ये 0 TDS वाला होता है। ये पौधे का प्राथमिक आवश्यकता होती है। इसलिए बारिश के दिनों में पौधे को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें बैलेंस में मिलती है, तो न फर्टिलाइजर डाले हुए भी पौधे अच्छे भागते हैं। लेकिन डिसीज भी उतनी ही आती है। क्यों आती है? पत्तों में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, हरियाली ज़्यादा होती है, शत्रु बैक्टीरिया कई सारे प्रकार के आ जाती है, अलिया कई प्रकार की आ जाती है, अगर हम लोगों ने उसमें प्राकृतिक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया तो। यह हर फसल की मैं बात कर रहा हूँ आपको। आप भी गेस करो और पीछे जाओ 1 साल पहले कि अगस्त में बारिश चल रही थी, मेरा केले का पौधा कितना बड़ा था, कितने दिन में पत्ते दे रहा था, क्या क्या समस्या आई, कब कब आई, तो आप रियलाइज करोगे कि इसके ऊपर हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हम लोगों का केले लगाने चाहिए किस समय? जुलाई आपके 5 तारीख से अगस्त तक 15 तारीख तक आप केला लगा सकते हो। लेकिन काका का जो मेन क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दे दिया है कि जुलाई में बारिश नहीं आई, शायद 20 को 15 को आती है, लेकिन मैं 5 जुलाई को अगर केला लगा रहा हूँ तो बेटा 10 दिन में मेरा केला खत्म हो जाएगा, और 15 को बारिश आने के बाद भी नहीं चल पाएगा, तो फिर मेरा केला लगाने का मतलब क्या? उसका आंसर मैंने दे दिया कि सन आपको लगाना पड़ेगा। बराबर, खेत के चारों तरफ मेड़ बनाई हुई है, उसके ऊपर गन्ना घास लगानी ही पड़ेगी। नाली पानी कंसेप्ट 5-5 साल शिक्षक पे केला लगाना ही पड़ेगा। मट्टी सॉइल सैंपल कर लो तो अपने को अपनी खेती का सब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन अपने पास आ जाएगा, तो हमें फर्टिलाइज़र क्या क्या देना है उस हिसाब से फर्टिलाइज़र हम लोग दे सकते हैं। नहीं तो अंदाज पंचे दामोदर वाली खेती में वो चीज़ें नहीं होती है। ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि कुछ अनुभव आपका अगर हो तो किसान कुछ समझ ले कि मिट्टी की स्थिति जो है खुद जो है जान लें, क्योंकि आजकल मिट्टी की जांच की बात तो होती है, लेकिन वायरलेस अगर करा नहीं तो सही जांच नहीं, मैंने आपको बोला एक चीज़ बोली थी, हम लोग खुद हमारी टेस्ट लैब हमने निकाली थी, कुछ 10-12-20 सैंपल हम लोग 5 से 10 जगह पे भेजेंगे हमारे दूसरे के बाद, वही उसके प्रायोगिक देखो हम लोग कंप्लीट नहीं होते तब तक मार्केट में नहीं बोल सकते। अभी मैं अगर 2-4 चीज़ों का भी आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँ तो मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ। आपके जब तक पूरे 100 सवाल 110 सवाल का जवाब नहीं दूँ तब तक नहीं छोड़ना है, तब तो आप समाधानी सेटिस्फाइड होकर घर पे जाओगे और हमारे बारे में सोचोगे कि हम लोग किस लोगों के साथ में चल रहे हैं। अरे मेरी उम्र आपसे कहीं से पूरा कम हो, लेकिन सही रास्ते पे वो ये समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही मट्टी में आप मुझे अगर बोलोगे कि मुझे टमाटर के लिए गाइडलाइन दो तो मैं नहीं बोल सकता, मैं रामरा बोल दूँगा, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ों को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हाँ, आपको आगे थोड़ा सा पुश आउट देने के लिए देखने के बाद आपको बता सकता हूँ कि इसमें प्रायोगिक में कर, लेकिन उसकी रेसिपी अलग है, उसका टाइम ड्यूरेशन अलग है। जैसे केला स्टोरेज फूड वाला है, पपीता विदाउट स्टोरेज वाला है, हर फसल का चक्र होता है। हमारे पूरे भारत में फसल अगर देखोगे 3 महीने वाली होती है, 6 महीने वाली होती है, 9 महीने वाली होती है, 12 महीने वाली होती है। केला 12 महीने की फसल है, वो 14 महीने इसलिए जाती है कि आपकी तरफ 2 महीने ठंडी आती है, तो वो 2 महीने आगे चली जाती है। कपास वगैरह देखोगे तो 6 महीने वाली फसल है, बेल से देखोगे 3 महीने त्रिमासिक फसल है, बराबर। पपीता 9 महीने वाली, मिर्च वाली 3 महीने बाद फलियाँ आती है, तोड़ना शुरू हो जाता है। पपीता भी 9 महीने वाली है, उसको भी 4 महीने बाद फलियाँ आ जाती है। चलती कब तक है? वो 6 महीने तक चलती है आपकी। आपने देखो कोई भी फसल को आप रखोगे, केला भी 10 साल भी रख सकते हो, उसका सही चक्र क्या है पहचानने का? त्रिमासिक 6 महीने वाला, 9 मंथ वाला और 1 साल वाला। और उसके आगे आप जाओगे तो मल्टी आइलैंड में जाता है आपका आंबा, लींबू, चीकू जो आती है जिसमें तना होता है, वो वाली फसलें, वो भी फसल ही है हमारे लिए, तो उसमें तना होता है। आम फसल है वो कई सालों के लिए, बराबर। चले और कुछ है आपके क्वेश्चन? नहीं छूटूंगा मैं, यहाँ से नहीं उठूंगा, ये कितना भी बोले आपके क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होंगे मैं नहीं जाऊँगा। कैसा भी प्रश्न केले बोले, केले के लिए केला हो, आपकी मट्टी हो,
प्रकृति के लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा, मैं भी देख रहा हूँ पंजाब की अवस्था क्या हो गई। खेती को लेके कोई भी प्रश्न ढंग से बजाओ, हम बजने के लिए तैयार बैठे। देखो मैंने आगे जानकारी के लिए मैंने जितना जिया है मेरे जीवन में, मेरा तो हर जगह पे वही है कि मैं पूरा करूँ, क्योंकि मैं जितना खाली होगा उतना और लेके जाऊँगा। हर किसी का है, वो कोई भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मेरे हिसाब से कुछ नहीं उतना नॉलेज बांट देना चाहिए। कई लोगों को लज्जा लगती है कि ये सीख जाएगा तो होगा क्या, कई 10 गलतियाँ तेरे में भी हो सकती है जो आप बोल दे और उसको वो खुद रिपेयर, सामने वाला बोलेगा गणेश भाई गलत बोल रहे हो। मैंने इनको 10 बार टोका है, गाड़ी अभी पूरे यूपी में अभी क्लियर होके निकलेगा भाई, कोई रोक नहीं सकता, कोई केले की जो बधाई करते हैं जैसे क्योंकि आप बोलोगे तभी तो समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या बधाई है। कब किया जाए? बधाई मतलब जो रस्सी से बांधते हैं फल आता है, आगे मैंने आप निकलने के देखे बाद। वहाँ पे अभी मैंने जो फ्रूट केयर करा जी। उसी समय उसको बांध लेना है। मतलब निकलने के बांध बाद लेना है मतलब उसको एकदम टाइट नहीं करना है, उसको खाली उसको उस जगह को, ये जो पौधा ऐसा झुका है उसको खाली ऐसा हल्का से खींच देना है, ये एकदम ऐसा टाइट नहीं करना है, वरना इसकी इधर की जड़ पूरी टूट जाएगी। पता चला इधर से हवाई तो इधर पट से पटक जाएगा। उसको खाली उसका बैलेंस करके रखना है, मतलब ये फल भरेगा तो ये इसको खींचेगी, इसको यहीं पे रोके रहे, बस फल उसका भरता है। अगर ऐसा टाइट कर लोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो शायद इसके बीच वाले तने को, क्योंकि केले में तना नहीं होता है बीच में, अगर पूरा छील दोगे ना तो पूरे पत्ते पत्ते ही रहेंगे, तो वो टूट जाता है। पपीते का ऑपरेशन क्यों किया पता है क्या? पपीते के मेरे पास कई वीडियो आते हैं और मेरे पास ही आते हैं, समझ नहीं पाता हूँ कि लोगों को क्या क्या रिप्लाई दो। रेड लेडी 786 लगाया, पूरा पोला होता है, बीच में होता ही नहीं गुदा, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, लाइव फीडिंग पे चलता है। 2 महीने की सर्दी आएगी उस समय पे मरना ही मरना है उसको, आएगा ही नहीं, छाता गायब हुआ मतलब पपीते खत्म। आपके यहाँ पे अच्छा छाता है क्योंकि उसमें स्टोरेज एनर्जी भरी हुई है, शायद लोकल, ये हम लोग खुद सीख रहे हैं आज कई सारा चीज़ें। ये मैंने बचपन में 7वीं 5वीं 7वीं में देखा था, लोकल वाली वैरायटी ऊपर बढ़ती है, उसमें पपीते भी लगते हैं। मैंने 2-3 पपीते को तोड़ दिया था, तब वो भरा हुआ मिला था। अभी 786 में तो कुछ होता ही नहीं है, भरा ही नहीं है। इसमें भरा हुआ रहेगा तो वो उसको न्यूट्रिशन देगा। जैसे मेरा शरीर 2 रोटी खा के ही मैं गुजार रहा हूँ जैसे तैसे, जिसके शरीर में ये चर्बी है इनको 2 दिन भी खाने के लिए दो, ये क्या करेंगे, पहले दिन भूखे मरेंगे, दूसरे दिन और कुछ नहीं होगा, तीसरे दिन इनकी बॉडी इनके इसको खाएगी, तो बॉडी इनके पास स्टोरेज है पड़ा हुआ, ये चर्बी पड़ी हुई है, पहले सूखेंगे बोबिल की जैसे। मैं पहले बोबिल हूँ, मैं जल्दी अर्ली ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। ये मेरे से 15-20 दिन और आगे चलेंगे क्योंकि इनके शरीर में इनके पास स्टोरेज है क्या, चर्बी। सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगी इनके शरीर की चर्बी, मेरे पास है ही नहीं चर्बी, पूरा भरा पड़ा हो, एक रोटी खाता हूँ वही लगता है शरीर को, बस आगे चलता हूँ। इनके पास भरा पड़ा चर्बी का मकान। ये चीज़ें केले में है, केला स्टोरेज बना कर रखता है, इसलिए वो 2 महीने की ठंडी में भी रुकता नहीं है। जैसे ही आपने पता देखा होगा कि फरवरी 10-12 के बीच में पौधा पट से चलने के लिए तैयार हो जाता है। 16 के आगे टेम्परेचर आपका बढ़ा, ठंडी बहुत कम हुई कि पत्ता निकालना शुरुआत कर देता है। आप डालो या न डालो, वो अपना काम करना, जीवन यापन, क्योंकि प्रकृति में जो भी पशु पक्षी या पौधा आया है उसको जीवन जीना है, वो अब उसकी रेस में भाग रहा है, उसको जड़ देनी है, नीचे से भोजन करना है, बाहर पत्ते निकालने हैं, पत्ते इसलिए निकालने हैं कि उसको फोटोसिंथेसिस देना है, उसको पचाना है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका पोटेशियम घुमेट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो उसको पुश आउट दे रहा है, उसको वो आगे ढकेलने की प्रोसीजर कर रहा है। जैसे मैं यहाँ तक पहुँचने का मेरा मेन माध्यम कौन है, बलराम किसान जी। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, वो मेरा माध्यम है। शायद मैं नहीं रहूँ अगले साल, ये भाई मैं जो बातें कर रहा हूँ उसको और फाइन ट्यूनिंग करके और अच्छे से आपके सामने लाएंगे, क्योंकि अगले साल के रिजल्ट अलग रहेंगे, वातावरण अलग हो सकता है। अगले साल शायद आपके पास बारिश नहीं भरे, क्लाइमेट अच्छा रहे, माता को अच्छा ही पानी बह के निकल जाए। समस्या हर बार अलग अलग आ सकती है, वातावरण अलग अलग हो सकता है, ठंडी बैलेंस में रहे, शिरों तक नहीं जाए, बराबर। बाकी और समस्या सर केले के साथ कुछ और भी फसल बो सकते हैं क्या? केले के साथ में ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है प्राइमरी, मैंने आपको बोला ना, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में होता क्या है, इसके जड़ों के ऊपर ध्यान रखना कभी भी। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में जड़ें जो होती है वो बाल जैसे होती है,
वो लाइव फीडिंग कैच करती है और उसको पौधे, कोई भी जो पौधा हम लोग लगा रहे हैं, कोई भी वनस्पति हम लोग जो लगा रहे हैं, उसका मेन एम क्या है कि मैं पट से इस जीवन काल को मेरे खत्म करूं। मतलब खत्म कैसे करूं? पट से इस मिट्टी में लगने के बाद राइजोस्फीयर दूं, मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन करूं, मेरा फल लेकर मैं खत्म हो जाऊं। केले का भी वही है। तो वो न्यूट्रिशन ज़्यादा खींचती है। न्यूट्रिशन क्या करती है? वो जहाँ तक न्यूट्रिशन मिलेगा वहाँ तक अपनी जड़ी देती है। तो शायद वो केले का भी न्यूट्रिशन खींच ले। तो केले में वो सेकंड क्रॉप हो जाती है केला, उसमें ईल्ड पुअर हो जाती है। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। अगर खिलाने का आपके दम है तो आपको केले को भी खिलाना पड़ेगा और उसको भी खिलाना पड़ेगा। लेकिन पहले 3 महीने तक आपकी वो फसल चलेगी जो आपका टमाटर या भिंडी लगा के या मिर्च लगा के रखा है, वो निकालने के बाद ही केले में कुछ अच्छा दिखेगा। नहीं तो उतने तक अगर वो फसल रह गई तो वो डिवाइडेशन होगा। केला निकलना था 30 kg का, तो वो निकला 20 kg का, उसका प्रोडक्शन लॉस होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि उसने न्यूट्रिशन डिवाइड हो गए मट्टी में से। बराबर सर जैसे ले सकते हैं। नए किसान जो है वो केला लगाते हैं तो कितने दिन के बाद जैसे खाद दें, मतलब एक बार ये मोटा मोटा समझाते मैं हैं। वही बोल रहा हूँ ना आपको जी। कि दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जी आपको हम लोग जैसे मट्टी की जांच भी नहीं करिए तो एक मोटा मोटी रेशो आपको लिख के देना है। अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो शायद मट्टी का परीक्षण कर लो। 10-12 दिन के बाद राहुल भाई या आरके सिंह आपको बताएंगे, तो उसमें एक रेसिपी रहेगी खेत की मिट्टी कैसे सैंपल के लिए लाना है और कैसे बेचनी है। जो भी 200-400-500 रुपये आपको लगेंगे वहाँ से मट्टी की जांच कर लेना। तो उस मट्टी की जांच के हिसाब से हर किसी का हम लोग फॉर्म भर लेंगे वहाँ पे, और उस हिसाब से हर किसान के पास आपका न्यूट्रिशन चार्ट आ जाएगा। आपको दिमाग लड़ाना ही नहीं, आपको खाली वो लिस्ट उठानी है कि 5वें दिन क्या करना है, 10वें दिन क्या करना है, 12वें दिन क्या करना है। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई आएगी, उस हिसाब से आपको बढ़ना है। हाँ, उसके विपरीत अगर कुछ हो रहा है तो फिर आपने हमें फ़ोन करना है और उसका एक 2 से 2.5 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है कि भैया आपने जो स्थिति बताई थी वो हमारे खेत में नहीं है, मैं क्या करूँ। तो वो फर्टिगेशन को बाजू रखेंगे और उस समय सिचुएशन के हिसाब से आपको बताएंगे वो करना है। जब रिपेयर होगा 5-7 दिन के बाद, जब 7वें दिन का जो न्यूट्रिशन रहेगा ये कट करके उस समय से आगे आपको बढ़ जाना है, उसको कैच करना है। इतना ही करना है। मतलब इतना सिंप्लीफाई एजुकेशन, इतना सिंपली कर दिया हम लोगों ने केले को। जैसे भैया होंगे, कहाँ गए तुम? पिछले साल 2 साल पहले बहुत बड़ा लगता होगा केला, मतलब यार छाती पे हो। अभी लगता है क्या? नॉर्मल हो गया। अभी आप 10 लोगों को बता सकते हो, क्योंकि आप सीख गए हो और सीखना सिखाना चलता ही रहेगा। अगर आप बांटोगे नहीं तो इतने लोग आपके पास रुकेंगे नहीं। हम लोग आदमी देख के पहचान जाते हैं कि आदमी कौन खड़ा है। जिसके घर में 2 से 3 बंदे आएंगे ना, तो उनके सामने इतना खुल नहीं पाते हम लोग, क्योंकि वो बंदा सीमित व्यक्ति है, वो दूसरे को नी नॉलेज पहुंचाना चाहता है। बराबर, उसने भीड़ ही नहीं जमा करके रखी, उसको लगता ही नहीं कि मैं मेरे गांव वालों को समझाऊं, मैं अच्छे लोगों से मिलाऊं, इसलिए तो 2 ही लोग आए। वरना फ्री में कोई पेट्रोल डीजल फूक के इतने दूर आ रहा है तो किस लिए आ रहा है? लोगों को समझाने के लिए। वरना सेमिनार लेने के लिए 300, 500 रुपये लेते हैं लोग केले का सेमिनार। मेरा सेमिनार चलने वाला है भारत एग्री, देख रहे होंगे ना भारत एग्री पे, कई दिन से पीछे पड़े हैं मेरे से कि आपकी फीस क्या है, खाली इतना बताएंगे। नहीं आ रहा उनके हाथ में, मैं फ्री में सेवा दे रहा हूँ, तो बोलते पैसा लेके नहीं आ रहा। आज के परिवेश में यदि फ्री में सेवा किया जाए, हमारे समझ से देखिए हम लोगों की एक अपनी अलग अलग जो मानसिकता है, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं जैसे आप लोग जो कर रहे हैं, थोड़ी मोड़ी जो मुझे जानकारी है किसानों को बताता रहता हूँ। तो यही बात अगर मैं पैसे लेकर के करता तो शायद मेरी इज्जत और बढ़ जाती, ये मेरा विचार है। और जब मैं फ्री में दे रहा हूँ तो लोग मुझे पागल करते हैं। नहीं, इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूँ, ये बेवकूफ है, पागल ये जो है बात करता है पागल कुछ दिन नहीं कहेंगे, लेकिन कहते कहते थक जाएंगे, समझ जाएंगे कि आप सही में नहीं जानते हुआ हैं। क्या है, हमें वो समय हो गया। हमें 3 साल पहले लोग पागल ही बोलते थे, 2 से 3 एलियन लोग बोलते थे, एलियन। 2 से 3 लोग आते थे, निकल जाते थे। आज की डेट में हमें पागल नहीं बोलते। मोदी जैसे व्यक्ति हमें वहाँ पे देखकर नीचे गाइडलाइन पहुँचा रहे कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हो, तो फोन करके बोल नहीं सकते। हमें समझ में आ रहा है कि हमें कौन कौन देख रहा है ऊपर का। कई ऐसे लोगों के नंबर है हमारे पास कि हमें नहीं पता कि ये व्यक्ति कैसे हमसे जुड़े हुए। समय समय पे ऐसी कॉल आती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, सुन के दोबारा ऐसा लगता है कि बहुत से। CMO हाँ, कहाँ से कॉल आता है? आपको रमजान ईद थी ना अभी,
रमजान ईद के दिन कोई ऑफिसर आता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो लखनऊ में बैठा है, जो मट्टी पानी परीक्षण का पूरे यूपी का मेन बॉस है, आएगा? आपके एग्रीकल्चर का सबसे इधर बड़ा पे जाओ। अधिकारी। मेरी तो रमजान ईद है, मेरे को छुट्टी है, टाइम नहीं देगा। 3 घंटे वेट किया, अब आदमी ने बैठ के हमारे लिए हमारे आप लिए। लोग आ रहे हो, खाली एक फोन लगा दिया उनको कि भैया आप लोग इतने दूर से आ रहे हो तो मेरी छुट्टी क्या, मेरे परिवार के लिए मैं कल टाइम दे दूँ या 2:30 बजे के बाद मैं दे दूँ। अच्छे से मुलाकात हुई, उनसे बात वार्तालाप हुई, मतलब हम लोग अभी पागल में नहीं है, हम पागल के आगे बेड़ा पार निकल गए हम लोग। और एक ही है, जिसको समझ में आएगा वो चलेगा, वो 10 लोगों को लेके आएगा। और यूरिया डीएपी पोटास बढ़ रहा है, लोग अभी समझ चुके हैं कि अभी किसके साथ चल रहा है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी और 300 रुपये से बढ़ेगी, ध्यान रखना जुलाई के बाद कि गणेश क्या बोल के गया था, तब क्या बढ़ेगा और पोटास यूरिया डीएपी बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा। बढ़ गया। देखो ये चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। कोई भी चीज़ को, जैसे देखो नॉर्मल अगर मैं बोलूँ कि शराब अगर फ्री में मिलने लग जाए तो सब लोग पीने लगता है। उसी शराब अगर मैं 200 रुपये कर दूँ तो उसमें होता क्या है, जो आदमी एक में 2-3 बोतल पीना रहा था वो एक पैक पे आ जाएगा, तो वो उसका शराब छुड़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। आप बोल बोल के थक जाओगे उसको कि शराब छोड़ दे भाई, ये खराब है, उसको पता है कि डैमेज हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं भारत सरकार ने जो समझा है, हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं, जो रिपोर्ट आए हैं, किसान को तो बता के थक गए। आज आपको इस साल मिर्च 4 लाख एक बीघे में हुई, आप किसी भी मिर्च के बारे में सुनोगे, एग्रोनॉमिस्ट को बोलोगे भाग वाला क्या बताएगा, मेरे जैसा मिर्च करने वाला कोई बंदा नहीं, तो क्या बताएगा। अगले साल अगर वही मिर्च आपको 50,000 रुपये की हुई तो सब भी सुनोगे कि बता भाई मैं क्या करूँ। सही बात है कि नहीं? वैसे ही कई साल से लोग चिल्ला रहे कि ऑर्गेनिक पे आओ, ऑर्गेनिक पे आओ। तो ये चीज़ें जब बढ़ जाएगी ना तो आप ऑर्गेनिक की तरफ आ जाओगे, आप रास्ते ढूंढोगे और ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे आने के बाद वो चीज़ें रिलीज हो जाएगी, आपको आदत गिर जाएगी, आपकी फसल अच्छी आने लग जाएगी, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा खेल है, अरबों रुपये का खेल है। डायरेक्ट मोदी जी सामने आके नहीं बोल सकते कि इसको बंद करो, वरना गोलियाँ चल जाएगी, बम गिर जाएंगे आपके ऊपर भी। रसिया